नए साल का तीसरा दिन 3 जनवरी है आज और 3 जनवरी को जो एहसास है सुबह से हम लोगों को वैसा एहसास वैसे 2 दिन तो नहीं हुआ लेकिन आज पता चल रहा है कि तो इतना ज्यादा है कि स्टूडियो में भी इतनी ठंड लग रही है। बताइए, बाहर तो कोहरा है ही लेकिन स्टूडियो में भी बहुत ठंड लग रही है। देखिए, बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर की भी बात कर रहे हैं। अंदर कॉरिडोर जो है, स्टूडियो जो है, यहाँ पर भी एसी चलता है तो ठंड बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आप ज्यादा फील करते हैं। अब 3 जनवरी को दिल्ली वालों की सुबह भी ऐसे ही हुई है। घने कोहरे के साथ शुरुआत हुई है। वक्त बीतने के साथ कोहरा कम होने की बजाय और गहराता चला गया। और सबसे पहले बात इसी घने कोहरे और ठंड की, जिसका असर उत्तर भारत में नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली, इसके आसपास अब भी कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। थोड़ी सी दूरी पर कुछ देख पाना मुश्किल सा था। सबसे ज्यादा हाईवे पर चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो कोहरे को लेकर दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ये सीजन का सबसे ज्यादा कोहरा है। कोहरे के साथ ही दिल्ली में तापमान में भी गिरावट आ गई है। आज सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया और इस सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार की सुबह इस तरह का कुहासा छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर में कि ना तो अक्षरधाम मंदिर दिख रहा है, ना नेशनल हाईवे पे दौड़ती हुई गाड़ियां बहुत ज्यादा साफ रूप से दिखाई देती हैं। धुंधली लाइट कहीं से आती हुई दिखाई देगी, जिससे अंदाजा आपको लगाना है कि गाड़ियां नेशनल हाईवे पे दौड़ रही हैं। आईजीआई की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट पे इस वक्त विजिबिलिटी 50 मीटर है दिल्ली में और रनवे पे तकरीबन विजिबिलिटी 0 मानी जा रही है, यानी कि नहीं के बराबर, जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले जहाज या यहां से टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट्स पे असर पड़ रहा है। असल में आईएमडी ने इसको लेके पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। बताया गया था कि शुक्रवार को मॉडरेट फॉग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इस वक्त शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के इलाके में, यानी कि दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, अगर आप इन इलाकों में रह रहे हैं और सड़कों पे हैं तो आपको इसी तरह के फॉग का सामना करना पड़ेगा। कम्यूटर्स जो भी घर से निकल रहे हैं दफ्तरों के लिए या कहीं और जा रहे हैं, इस वक्त गाड़ी संभाल के चलाने की जरूरत है। कुल मिलाकर बढ़े हुए धुंध की वजह से विजिबिलिटी पे बहुत जबरदस्त असर पड़ रहा है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। हालांकि दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान तकरीबन 17-18 डिग्री तक हो सकता है। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली। सर्दी के मौसम में हर साल दिल्ली और गंगा मैदान क्षेत्र के ज्यादातर इलाके घने कोहरे और धुंध से घिर जाते हैं। खासकर दिसंबर और जनवरी के महीने में कोहरे और धुंध का असर ज्यादा ही रहता है, जिससे रेलवे, सड़क और हवाई यात्रा काफी ज्यादा प्रभावित होती है। आखिर इतने ज्यादा कोहरे और धुंध की वजह क्या है, आइए जानते हैं। तो तापमान में गिरावट। सबसे पहले सर्दी के दिनों में सुबह के वक्त धरती के तापमान में गिरावट आती है। नम हवा के संपर्क में आ जाने से हवा ठंडी हो जाती है और कोहरा बनता है। तो कम हवा की गति भी कोहरे बनने की वजह होती है। हवा की गति कम होने या स्थिर होने से फॉग ज्यादा देर तक रहता है। और जल स्रोतों के ऊपर हवाओं का मिलना। जब जल स्रोतों के ऊपर सर्द हवा हल्की गर्म नमी वाली हवा से मिलती है, तब नमी वाली हवा ठंडी हो जाती है और कोहरा बनता है। तो वहीं उत्तरी मैदान की टोपोग्राफी, जमीन ज्यादातर समतल होने से हवा का बहाव स्थिर रहता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति हवा में मौजूद प्रदूषण को रोक लेती है, जिससे धुंध गहरी बनती है। तो वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों की हवा में नमी आ जाती है। ठंडी हवा नमी के संपर्क से कोहरा घना कर देती है और तापमान में बदलाव भी इसी की वजह से होता है। कभी कभी गर्म हवा ठंडी हवा को ऊपर उठने नहीं देती, जिससे फॉग धरती पर देर तक बना रहता है। अब देखिए, कश्मीर में भी शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के साथ ही हुई शीतलहर के बाद अब घने कोहरे ने भी घाटी को जकड़ लिया है। कैसे हैं अभी वहां के हालात, देखिए हमारे सहयोगी अशरफ वानी की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में शुक्रवार की सुबह घने कोहरे का कहर था। कई दिनों के बाद कश्मीर में इस तरह से घना कोहरा देखा गया। खासतौर से अगर आप श्रीनगर की बात करें, सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन इतनी विजिबिलिटी कम है कि कुछ ही गज दूर तक जो चीजें हैं वो दिख नहीं पा रही। आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, ये झेलम नदी का जो है हाल है कि कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा है कि दरिया
कहां पर है और किस सिमत में बढ़ रहा है। यही हाल कश्मीर के अधिकतर मैदानी इलाकों की है। खासतौर से अगर हम श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, पूरे अनंतनाग से लेकर श्रीनगर तक और श्रीनगर से भी आगे बारामुल्ला तक इसी तरह हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने ये कहा था कि जब कश्मीर में पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी, इसके बाद न सिर्फ ठंड में इजाफा होगा बल्कि साथ ही साथ जो है सभी मैदानी इलाकों में, खासतौर से उत्तरी राज्यों में घने कोहरे की शुरुआत हो जाएगी। बीती रात श्रीनगर में तापमान 0 के आसपास था और वही कारण माना जा रहा है इस घने कोहरे का। यदि 0 से बहुत ज्यादा तापमान गिरता तो शायद इस तरह का घना कोहरा जो है श्रीनगर में नहीं दिखता, लेकिन आने वाले दिनों में भी इसी तरह घना कोहरा जो है वो अब कहीं न कहीं जो है पूरे कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में भी आम लोगों के जनजीवन पर दिक्कतें बढ़ाएगा और साथ ही साथ जो विमानों की उड़ानें हैं वो भी सुबह के समय श्रीनगर के साथ साथ दिल्ली में भी प्रभावित इस घने कोहरे के कारण हो सकती हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कल यानी शनिवार से कश्मीर में बर्फबारी का एक नया दौर शुरू होगा जो 2-3 दिन तक जारी रहेगा। उससे जो है पहाड़ों पर बर्फ की सतह और बढ़ेगी और आने वाले दिनों में यानी करीब 10 जनवरी तक कश्मीर में काफी जो है कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारी बर्फबारी होने के आसार हैं। हल्की बर्फबारी तो शुरू भी हो चुकी है। क्या है धरती की जन्नत का हाल, देखिए हमारे संवाददाता मीर फरीद की एक खास रिपोर्ट। एमडी की प्रेडिक्शन के मुताबिक कश्मीर में फिर एक बार बर्फबारी, लाइट स्नोफॉल हुआ है घाटी के कई इलाकों में। और अगर आप जनवरी के पहले हफ्ते की बात करें तो बहुत स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कश्मीर की तरफ आ रही है, जम्मू कश्मीर की तरफ आ रही है और जिसके चलते 4 और 5 जो जनवरी है काफी हेवी स्नोफॉल हो सकता है पूरे कश्मीर में, खासकर पहाड़ी इलाकों में। और इस बार जो मैदानी इलाके हैं वहां भी भारी बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में कुछ ही दिन पहले सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जैसे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नजारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ठंड भी बहुत है। हालांकि जब बर्फ होती है ठंड में कमी जरूर आती है। दिसंबर का पूरा महीना कश्मीर ने जो है सूखा झेला और सूखे के साथ जबरदस्त जो है ठंड भी थी, लेकिन उसके बाद बर्फबारी हुई, थोड़ा ठंड में जो है राहत आई मिली, लेकिन अब जो है फिर एक बार जबरदस्त ठंड है, सर्दी है। जैसे हम बार बार दिखा रहे हैं कि छोटे जो नाले हैं, पॉन्ड्स हैं, और अगर डल लेक की भी बात करें तो वो भी जो है जम चुकी थी। लेकिन बर्फ के बाद जहां थोड़ा ठंड में जो है फर्क पड़ा, लेकिन अभी भी आपको जो थोड़ा एक जो ठंड का लेवल है उसका एक जो मिसाल दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं इस वक्त डल लेक के किनारे। हालांकि ये जो है एक पॉन्ड है छोटा सा जो यहाँ पे है, लेकिन अभी भी मैं तारिक को कहूंगा आपको दिखाएगा, अभी भी जो है मोटी परत जो आइस की है वो बनी हुई है, जिससे साफ बात यह है कि ठंड जो है अभी भी काफी ज्यादा है। माइनस टेम्परेचर्स हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, अभी भी बहुत मुश्किल है। ये देखिए एक जो परत है आइस की वो बनी हुई है वाटर बॉडीज पे, ये पूरा जमा हुआ है। ऐसा लगता है कि छोटा सा कोई आइस स्केटिंग रिंग हो जहां बर्फबारी हुई है, लेकिन ठंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और इसी चीज को लेके जो है घाटी के लोग काफी परेशान है। आप देख सकते हैं अभी भी जो है आइस बनी हुई है और अब जब और बर्फबारी होगी, हेवी स्नोफॉल होगा, तो शायद कुछ देर के लिए जो प्रचंड ठंड है उससे राहत मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप बात करेंगे तो वापस काफी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, खासकर जो इस स्नो स्पेल के बाद। तो घाटी में अभी फिलहाल बर्फबारी और जो एक सफेद चादर है, खूबसूरत चादर बर्फ की चारों तरफ बिछी हुई है अगर आप कश्मीर की बात करें। यहाँ पर तारिक लोन के साथ मीर फरीद, डल लेक, श्रीनगर। चलिए अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां लोग अलाव के सहारे भीषण ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आए। लखनऊ के मौसम का क्या हाल है बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव, देखिए जरा। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है। 3 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शीतलहर चल रही है उससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं।
कहीं कहीं तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में हम मौजूद हैं और जहां पर लोग इस ठंड से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। कहीं पर ठंड से बचने के लिए इस तरीके के अलावों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट है, ऐसे में लोगों को इस शीतलहर से राहत नहीं मिल रही है। शुरुआत के इन 3 दिनों में जिस तरीके से शीतलहर और कोहरा है, ऐसे में लोग इससे बचाव के लिए लकड़ियों का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। सोनभद्र में अगर हम बात करें तो तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस ही रह गया। इस सभी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के बहराइच से लेकर लखीमपुर और लखीमपुर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सभी जगह येलो अलर्ट के साथ साथ कोहरे की चपेट और शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक ये 3 दिनों तक ऐसी पूरी तरीके से व्यवस्था रहेगी, जिससे लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं लग रही है। अब ऐसे में सुबह ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले और वो सभी लोग कहीं ना कहीं इस ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं या अलाव या लकड़ी जलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर जिस तरीके से अलर्ट है, ऐसे में सभी जगह इन उपायों का सहारा लिया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव। एक तरफ पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाके कोहरे की जद में है। पहाड़ों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है तो वहीं मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त कोहरे की सफेद चादर बिछी नजर आती है। क्या यूपी, क्या राजस्थान, हर तरफ कोहरा ही देखने को मिल रहा है। इन 7 तस्वीरों में देखा जा सकता है कि श्रीनगर, मनाली, कुल्लू में जहां बर्फबारी जमकर हो रही है तो वहीं जयपुर से लेकर वाराणसी तक सड़कों पर केवल कोहरा ही कोहरा पसरा हुआ है। इस बीच लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते भी दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी बर्फबारी के चलते उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश समेत राज्यों में सर्दी का सितम लगातार जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर का प्रभाव भी देखा जा रहा है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। कोहरे के चलते यातायात में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है, तो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी हो सकती है। 5th onwards, we are expecting weather to increase over the western Himalayan region. We are also expecting maybe heavy rainfall, heavy snowfall, as well as thunderstorm activity, mainly over Jammu, Kashmir, as well as Himachal Pradesh. मौसम विभाग का कहना है कि जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाएगा, मैदानी इलाकों में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पूर्वी हवाओं के आने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। Over North Punjab, North Haryana, we are expecting some isolated rainfall activity, mainly on 4th and 5th. And further southwards, we are expecting, because there is along with the western disturbance, some easterly wave is also coming. Overall, we are expecting slight rise in the minimum temperature over the plains during the next 4 to 5 days. 4 और 5 जनवरी को उत्तरी पंजाब और हरियाणा में बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद पूरब से हवाएं चलेंगी। अगर दिल्ली और आसपास की बात की जाए तो यहाँ पर भी शीतलहर जारी है और पारा लगातार गिर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और भी गिरावट होगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने 6 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। मैदानी इलाकों में कोहरे का असर अभी जारी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कोहरा और धुंध छाए रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब बात महाकुंभ की कर लेते हैं। महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 9 दिन के बाद लगने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के लिए साधु सन्यासियों के अखाड़ों की पेशवाई यानी उनका नगर प्रवेश भी शुरू हो चुका है। अब इसी कड़ी में कल दूसरे सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा निकली। हाथी, घोड़े, ऊंट, रथों पर राजसी ठाट बाट के साथ शान के साथ साधु संतों की भव्य सवारियां निकाली गई। इस बार इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। हम इस वक्त प्रयागराज के इस पक्के घाट पर हैं, संगम घाट पर, और यहाँ इस घाट को पक्का बनाया गया है और इस तरह से पूरे इस घाट को सजाया गया है। चेंजिंग रूम बनाया गया है सुंदर सा। अब यहाँ पर जो महिलाएं सुरक्षित तरीके से यहाँ पर कपड़े बदल सकती हैं और जिस तरह से इसको सजाया गया है लोगों को ये बड़ा आकर्षित भी कर रहा है। और यहाँ पर पूरे घाट को बड़े अच्छे तरीके से सजा दिया गया है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितना अंतर आया है पहले में और अब इस तरह से ये पक्के घाट बना दिए गए हैं और चेंजिंग रूम बना दिया गया है। आप सभी लोग आइए, प्रयागराज महाकुंभ में दर्शन कीजिए। बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, खूब सुंदर लग रहा है। चेंजिंग रूम भी बन गया है जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। बहुत ही सुविधा है सर, देख के बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों बाद हम लोग आए, देख के यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ का नज़ारा, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी अब। बिल्कुल, यहाँ पर संगम घाट पर ये पक्के घाट बनाए गए हैं और इसके बाद वहाँ आप चेंजिंग रूम देख सकते हैं और इस चेंजिंग रूम को काफ़ी बेहतर तरीके से सजाया गया है। और इस महाकुंभ में तरह तरह से इस पूरे जो महाकुंभ में सजावट की जा रही है, पूरे शहर को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महाकुंभ को बेहद खास और भव्य दिव्य बनाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज में सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल कुंभ के लिए कई नई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी कड़ी में रेलवे ने भी महाकुंभ के सफल और सरल आयोजन के लिए कई प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। हिंदू धर्म में यूं तो बहुत से पर्वों को शुभता और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब भी बात होती है कुंभ की तो उत्साह दोगुना और अध्यात्म चरम पर होता है। जी हां, साल 2025 के महाकुंभ के आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आस्था की डुबकी के लिए करोड़ों की संख्या में भक्त कुंभ मेले में पहुंचते हैं और लगभग 2 महीने तक अध्यात्म और आस्था की महामेला गंगा के पावन तट पर लगता है। इस बार प्रशासन कुंभ मेले के लिए विशेष व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। 2025 के आस्था के इस महाकुंभ में अध्यात्म और तकनीक का समन्वय देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे ने इस बार तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ा इंतजाम किया है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के कर्मचारी विशिष्ट ड्यूटी पर रहेंगे और क्यूआर कोड वाली हरे रंग की जैकेट पहनेंगे। पवित्र शहर में आने वाले यात्री रेल कर्मियों की जैकेट पर पहने जाने वाले स्कैनर का उपयोग करके टिकट बुक कर सकेंगे। कर्मचारियों को स्टेशनों और अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को हर जगह टिकट बुकिंग में मदद मिल सके। टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को बस रेलवे कर्मचारियों की हरे रंग की जैकेट पर क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद उन्हें अपने स्मार्टफोन पर अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम्स यानी यूटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। इसके जरिए यात्री टिकट बुक कर सकते हैं, साथ ही दूसरी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इस पहल से श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर भीड़ और लंबी कतारों से बचकर आसानी से टिकट पा सकेंगे। डिजिटल पेमेंट के जरिए टिकट बुक करने की इस प्रक्रिया से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि महाकुंभ के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को परेशानी मुक्त अनुभव भी मिलेगा। इस तरह नई पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम होगी।
साथ ही महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। देश विदेश के श्रद्धालु इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का हिस्सा बन सके, इसे देखते हुए महाकुंभ के दौरान उत्तर मध्य रेलवे 13,000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन करेगा। इन ट्रेनों में 10,000 से ज्यादा नियमित गाड़ियां यात्रियों की सेवा में होंगी। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन विशेष ट्रेनों में 2,000 आउटवर्ड गाड़ियां होंगी, जबकि 800 इनवर्ट गाड़ियां होंगी जो वापसी यात्रा के लिए होंगी। इस बार के कुंभ मेले का आयोजन पिछले कई कुंभ मेले के आयोजन को पीछे छोड़ देगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ में कई नई सुविधाएं भी देने की तैयारी है, जिसमें रेलवे ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 9 दिन बाद लगने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के लिए साधु सन्यासियों के अखाड़ों की पेशवाई यानी उनका नगर प्रवेश भी शुरू हो चुका है। अब इसी कड़ी में कल दूसरे सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, ऊंट, रथों पर राजसी ठाट बाट के साथ शान के साथ साधु संतों की भव्य सवारियां निकली और जब सड़कों पर ऊंट पर सवार होकर नागा साधु निकले तो लोग देखते रह गए। गाजे बाजे के साथ निकली साधु संतों की ये शोभा यात्रा प्रयागराज में महाकुंभ की अनोखी तस्वीर पेश कर रही है। इसी बीच यहां विदेशी सैलानी भी पहुंचने लग गए हैं, जिन्हें प्रयाग नगरी का ये दृश्य खूब पसंद आ रहा है। गाजे बाजे के साथ निकली साधु संतों की ये शोभा यात्रा प्रयागराज में महाकुंभ की अनोखी तस्वीर पेश कर रही है। गुरुवार को हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों पर राजसी ठाट बाट के साथ शान से साधु संतों की भव्य सवारियां निकली तो लोग देखते ही रह गए। ये तस्वीरें प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ 2025 के लिए श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के नगर प्रवेश यात्रा की है, जिसका धूमधाम से स्वागत किया गया। जितने भी नागा सन्यासी और संत महामंडलेश्वर भारत के अलावा विदेशों में जहाँ से भी आते हैं, वो एक जगह एकत्रित होकर इस देवता के साथ में हम लोग नगर भ्रमण करते हैं। नगरवासियों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा बहुत स्वागत किया गया, सबका आभार है। शहर भर में मौजूद तमाम लोगों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर और घरों की बालकनी से संत महात्माओं के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया, क्योंकि ये मौका परसों बाद आया है जब तीर्थराज प्रयाग में साधु सन्यासियों और महामंडलेश्वरों का इतना विशाल समागम होने जा रहा है। इस लिहाज से महाकुंभ के लिए साधु संतों के अखाड़ों के नगर प्रवेश की अहमियत बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इसके साथ ही सनातन धर्म की ये ध्वजवाहक आम लोगों को महाकुंभ में शामिल होकर पुण्य कमाने का संदेश देते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े की शोभा यात्रा में काशी से आए ब्राह्मण डमरू बजाकर यात्रा की शोभा बढ़ाते दिखे, तो साथ ही महिलाएं भी कलश लेकर इस यात्रा में आगे आगे चल रही थी। संत महात्माओं के काफिले पीपा पुल से होकर कुंभ नगरी की ओर बढ़े, तो इस यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी। महाकुंभ के लिए संगम की रेती पर बने छावनी क्षेत्र में अखाड़ों के पारंपरिक रूप से इस तरह नगर प्रवेश को पेशवाई कहा जाता है। बड़ी संख्या में नागा साधु भी महानिर्वाणी अखाड़े की इस पेशवाई में शरीक हुए। महामंडलेश्वरों के साथ, भक्त समाज के साथ, साधु संतों के साथ मिलकर जो ये पेशवाई जो है निकाली जा रही है, जो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के उत्थान की भावना के साथ और भारतीय संस्कृति की, हिंदू धर्म की जो ध्वजा सदा ऐसे फहराती रहे, इसी भावना के साथ सभी नागा सन्यासियों के साथ ये पेशवाई निकाली जा रही है। भारतीय सनातन धार्मिक परंपरा में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का अहम स्थान है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा भारत में साधु संतों का दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े के इष्ट भगवान कपिल जी हैं, जिनकी प्रतिमा पेशवाई में सबसे आगे चलती है। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की स्थापना विक्रम संवत 805 में अटल अखाड़े से जुड़े 8 संतों ने की थी। माना जाता है कि जूना अखाड़े के बाद सन्यासियों की सबसे ज्यादा संख्या इसी अखाड़े में है। इस अखाड़े में इस समय 67 महामंडलेश्वर हैं।
इसके अलावा 12 और भी अखाड़े हैं जिनकी दिव्य पेशवाई के दर्शन आने वाले दिनों में होंगे। हमारे 13 अखाड़े हैं, तो कोई अग्नि अखाड़ा है, कोई जूना अखाड़ा है, कोई ब्रह्मणी अखाड़ा है, कोई अनेक अखाड़े हैं। इन अखाड़ों के हिसाब से अपनी अपनी पेशवाइयाँ होती हैं, अपने अपने साधु संत अपने अपने अखाड़ों के माध्यम से प्रवेश करते हैं अलग अलग दिनों में। हमारा प्रवेश आज है, बाकी अन्य अखाड़ों के भी पेशवाई अभी और निकलेंगी, उनका भी प्रवेश आराम धीरे धीरे हो जाएगा। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। इससे पहले सभी 13 अखाड़ों के साधु संत, महात्मा और महामंडलेश्वर महाकुंभ मेला में बने शिविरों में प्रवेश लेंगे। वहीं देश के कोने कोने से भी श्रद्धालुओं का आगमन यहां पर शुरू हो चुका है। समस्त भारत की जनता और विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो कायिक, मानसिक, वाचिक रूप से कुंभ का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि ये अमृत की वेला है और देवताओं ने भी इसमें स्नान करने का एक आह्वान हम लोग करते हैं। देवता स्नान करते हैं, ये प्रमाणिक है सारा। और ये सारी दुनिया के जितने देश हैं, लगभग 80% देशों की जितनी जनसंख्या नहीं है, जितने लोग इस कुंभ में यहाँ आते हैं, और भारत अपने आप में एक विहंगम एक दृश्य होगा। प्रयागराज में महाकुंभ के औपचारिक शुभारंभ में अब केवल 10 दिन बचे हैं, लिहाजा प्रशासन ने इसकी तैयारियों को संपन्न करने के लिए कमर कस ली है। लगभग सभी अपने स्तर पे कंप्लीट होने के आई हैं, सभी अलॉटमेंट हो चुके हैं, सभी की बसावट तेजी से हो रही है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी फैसिलिटीज है उसको हम लोग संतृप्त कर लिए हैं, और जो इक्का दुक्का काम बचे हैं उनको भी हम लोग निपटा रहे हैं। प्रयागराज के इस महाकुंभ में भक्ति और श्रद्धा के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। दुनिया का ये सबसे बड़ा मेला विश्व के कोने कोने से लोगों को आकर्षित कर रहा है। बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु भी इसमें शामिल होने के लिए पधार रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में क्या कुछ मुमकिन नहीं। ये पेंटर वॉन गॉग की कलात्मक रचना है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से एनिमेशन में बदल दिया गया है। पेंटिंग में जो किरदार स्थिर थे, अब उनमें गतिशीलता आ गई है। एआई तकनीक की मदद से ऐसा रचनात्मक संसार रच दिया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना मुमकिन नहीं था। तो खेती में भी इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर फायदा जो है वो उठाया जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी मशीन से घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। मशीन की मदद से पौधों की रोपाई, पानी और दवा का छिड़काव करना मुमकिन हो सका है। जरूरत के मुताबिक मशीन से पौधों को गर्मी भी दी जा सकती है, जिससे उनमें समय से बढ़ोतरी हो सके। देखिए ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया, हमने सोचा कि लंच टाइम की प्लानिंग कर लेते हैं। लंच का वक्त हो चला है, तो आपके लिए स्पेशल स्टोरी लेके आए हैं। चलिए स्पेशल स्टोरी की बात हो रही है तो देसी जायके की बात करेंगे। आज आपको मुंबई ले चलते हैं। मुंबई के मशहूर सांबर राइस आपको खिलाते हैं। माटुंगा में मौजूद है आर्य भवन रेस्टोरेंट। पारंपरिक तरीके से केले के पत्ते पर साउथ इंडियन खाना परोसा जाता है। तो चलिए आपको भी टेस्ट करवाते हैं इस जायके का। आज मैं इडली खाएगा, डोसा खाएगा, सांभर खाएगा, चावल खाएगा, वो सब खाएगा जो साउथ इंडियन डिश है। साउथ इंडियन जब हिंदी में बात करते हैं तो कुछ इसी तरह का अंदाज होता है, बड़ा प्यारा लगता है और बड़ी ही प्यारी स्वादिष्ट व्यंजन भी इनके होते हैं। और मैंने सुना है कि मुंबई के माटुंगा इलाके में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है जहां पर केले के पत्ते में जो चीजें हैं परोसी जाती हैं और बड़े ही प्यार से, बड़े ही चाव से लोग यहाँ खाते हैं। आर्य भवन नाम है। मैं पहुंच गया हूं
और क्या वाकई में जितना इनका नाम है उतना इनका काम भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि क्या वाकई में ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट है। आइए देखते हैं यानी कि गुड न्यूज टुडे की टीम के साथ जायका। होटल के मैनेजर राहुल भी हमारे साथ है। राहुल, मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग बाहर खड़े हैं इंतजार के लिए और यहाँ पे काफी लोग बैठकर खा भी रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं अपने होटल के बारे में कि कितना साल पुराना है और आखिर इतनी भीड़ क्यों आती है यहाँ? ये होटल 70 साल पुराना है, 70 ईयर्स कम से कम हो गया है माटुंगा में और आई थिंक ये फर्स्ट नंबर पे आता है माटुंगा में। तो काफी हमारा जो भी डिशेस है क्वालिटी ऊपर है, अच्छा सर्विस करते हैं हम लोग और सबको अच्छे से बात करने का जो टेक्निक रहता है सबको अच्छे से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा सर्विस हो सके, अच्छा कस्टमर को खुश कर सके ताकि वो लोग हमको फॉलो करते हैं, हमको आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। और क्या क्या चीजें मिलती हैं आपके यहाँ पर? वैसे तो साउथ इंडियन डिश में हर चीज आ जाती है। हर चीज आती है, डोसा हो, इडली हो गया, वड़ा हो गया, कांचीपुरम इडली, पनियारम हो गया, अप्पम हो गया, दाल वड़ा हो गया, रसम वड़ा हो गया, बहुत सी वैरायटी है जो स्पेशलिटी है साउथ इंडियन का। खास चीजें कौन सी है जो खाने के लिए लोग आ ही जाते हैं? रवा बिस्किट है जो वेजिटेबल चीज रहता है, उसमें फिलिंग आता है, 4 पीस आता है इसमें। शुरुआत कितने रुपए से हो जाती है खाने की और खत्म कितने तक होता है? 100 से शुरुआत होती है और खत्म कितने तक हो जाता है? खत्म 200 के अंदर। अरे तो क्या ठीक तो है, 100 रुपए से शुरुआत होती है और 200 तक जो है चीजें खत्म हो जाती है। ठीक ही तो है ये सारी चीजें। और भी ब्रांचेस है आपके? और ये 3 ब्रांच है हमारे। फर्स्ट माटुंगा, सेकंड विले पार्ला एंड थर्ड चेंबूर। कितना स्टाफ होगा यहाँ पे? वैसे कितने लोग मिलके आप लोग काम करते हैं? हमारे यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 30 से 45 स्टाफ है। मैंने अनियन पोड़ी मसाला डोसा, दैट्स द बेस्ट आई हैव एवर हैड। बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी। मेरी ये नीस है ना, ये यहाँ रहती है, मैं बाहर गांव रहती हूँ। यहाँ आए बिना हम जाते नहीं है। तो आर्य भवन तो हमारा दर्शन प्लेस है, फेवरेट है। टेस्ट क्योंकि इसकी सालों साल वही है, बिल्कुल बदली नहीं है, इसीलिए फेवरेट है। इडली वगैरह, सांभर, मसाला डोसा, रवा डोसा, और जितना पेट में जगह होगा उतना खा लेंगे। दिस इज द 6th टाइम आई एम कमिंग टू दिस रेस्टोरेंट और टेस्टी बहुत अच्छी है, डिलीशियस है और जितनी भी आइटम्स है सब टेस्टी है। तो देख रहे हैं, थैंक यू राहुल। अच्छा देख रहे हैं मेरे मुंह में पानी आ गया। सबसे पहले थोड़ा ये टेस्ट करते हैं। अच्छा इसको हाथ से खा सकते हैं ना राहुल? ओके, देखते हैं भाई क्या आइटम है ये। अच्छा सच में पहली बार खा रहा हूँ बट मजा आ गया। अच्छा सच बताऊं, मेरा भी फेवरेट है सांभर चावल। मैंने कहा भाई साहब सांभर तो आज खिला ही देना, देखें आखिर गरम है पर यहाँ मजा आ गया। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं थोड़ा सा टूट पड़ूं, ठीक है, क्योंकि मेरे बाद मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है वो भी टूट ही पड़ेंगे। हमें दीजिए इजाजत, बने रहे गुड न्यूज टुडे के साथ और जल्द ही आपको फिर एक नए जायके के साथ, एक नई जगह के साथ मिलेंगे। देखिए, हर शिव भक्त महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि महाकाल ही हैं जो मनुष्य पर आए काल को टाल देते हैं। इसलिए हर दिन महाकाल के दरबार में हजारों लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन नए साल के आगमन के मौके पर बाबा महाकालेश्वर के दरबार में 6.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, उनसे वरदान प्राप्त किया। बाबा महाकाल का दरबार, जहां हर दिन लगती है शिव भक्तों की लंबी लंबी कतार। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर धन्य हो जाते हैं। ऐसे में मौका जब नए साल के आगमन का हो तो हर कोई बाबा महाकालेश्वर के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहता है।
इसलिए 1 जनवरी 2025 की सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यानी कुल 19 घंटों में ही महाकाल के दरबार में 6.5 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने हाजिरी लगाकर आशीर्वाद ली। उज्जैन के महाकाल मंदिर प्रशासन का कहना है कि भक्तों को बड़े ही सरल और सुगमता से बाबा के दर्शन हुए। भक्तों की संख्या में विशिष्ट लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने वीआईपी दर्शन किए, जिनको प्रोटोकॉल से दर्शन कराया गया। इससे मंदिर प्रशासन को 4.5 लाख की आमदनी भी हुई। मैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लगभग 6.5 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और अच्छे से सरल सुगमता से उनको सबको दर्शन हुए हैं और लगभग 4.5 लाख रुपए भी शीघ्र दर्शन से आई हुई है जी। हिंदुस्तान में लोगों का ये मानना है कि नए साल की शुरुआत पर भगवान के आशीर्वाद लेने से पूरा साल अच्छा गुजरता है। इसलिए मंदिरों से लेकर तीर्थ स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। इसलिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी इस खास मौके पर भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए पहुंची। महाकाल मंदिर के महालोक का निर्माण भी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि पहले ये संख्या 1.5 से 2 लाख के करीब रहती थी। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप आने वाले वक्त में केरल की सैर पर जाने वाले हो तो वहां के मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए आप जा सकते हैं। इस सिलसिले में आपके काम की एक बेहद जरूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये खबर वहां के मंदिर की एक पुरानी परंपरा से जुड़ी है। देखिए क्या है ये खबर। अगली बार अगर आप केरल के मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं तो शायद आपको शर्ट या कुर्ता पहनने की छूट मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि केरल के हिंदू मंदिरों में दर्शन करने से जुड़ी एक पुरानी परंपरा को अब खत्म किया जा सकता है। परंपरा के तहत पुरुष भक्त केरल के मंदिरों में दर्शन से पहले अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं पहनते थे। तर्क दिया जाता है कि मंदिरों में पुरुषों के ऊपरी भाग से कपड़े उतारने की प्रथा इसलिए शुरू की गई थी ताकि ये देखा जा सके कि ब्राह्मण पुरुष जनेऊ या पुनुल धागा पहनते हैं या नहीं। केरल में आध्यात्मिक चिंतक और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की ओर से स्थापित शिवगिरी मठ के प्रमुख स्वामी सचिदानंद ने यहाँ के मंदिरों में पुरुषों को शरीर के ऊपरी भाग में कपड़े पहनने की छूट देने की पहल की है। श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सचिदानंद ने एक भिक्षु की अपील पर इस प्रथा को खत्म करने की बात कही है। कहा गया है कि ये सामाजिक तौर पर लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने वाली समस्या है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। भिक्षु ने धार्मिक दृष्टि से इस प्रथा को लेकर कहा है कि ऐसा करना श्री नारायण गुरु के उपदेशों के खिलाफ है। कहा गया है कि श्री नारायण गुरु ने मंदिर की संस्कृति को आज के समय से जोड़ने की हिमायत की थी। हालांकि स्वामी सच्चिदानंद के इस सवाल पर सवाल उठने लगे हैं। इसकी खास वजह यह है कि केरल सरकार ने भी इसका समर्थन किया है। केरल के ही कुछ संगठनों ने इस मामले को मंदिर के विवेक पर छोड़ने का सुझाव दिया है। वहीं उत्तर भारत में साधु संत और श्रद्धालु इसे परंपरा पर चोट करार दे रहे हैं। भाव सिर्फ समर्थन का है, लेकिन स्वच्छता जरूरी है। इसके नाते हमारे यहाँ पूज्य संत जो है वस्त्र या तो धुला हो या बिना सिला हो या तो फिर बिना वस्त्र को तब पूजन करते थे। केरल के मंदिरों में ऐसा होता रहा है। हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, एक पद्धति है, एक नियम है। अब उसको सरकार अपने तरीके से चलाने लगेगी तो हम कहते हैं कि वही धर्माचार्य बन जाए, वही पगड़ी बांध करके आज शाही स्नान करने चले आए। बहरहाल केरल के ही सबरीमाला सहित कुछ मंदिरों में पहले से ही पुरुषों को दर्शन के लिए शर्ट पहनने की इजाजत है, लेकिन जिन मंदिरों में ऐसी परंपरा नहीं है वहां पर ड्रेस कोड क्या होगा, इसके बारे में 4 जनवरी को होने वाली एक अहम बैठक में अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो 82 साल की उम्र में भी वो जज्बा रखती हैं, वो जुनून रखती हैं जो आसान नहीं है। यास्मिन साहनी नाम है इनका और इनकी दृष्टि भी काफी कम है, लेकिन इन सब के बावजूद वो ऐसी पेंटिंग्स बनाती हैं जो मंत्रमुग्ध कर देती है। यही नहीं, यास्मिन उन महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं जो जिंदगी में अकेली पड़ गई हैं।
कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछाल कर देखो। यानी अगर जज्बा हो तो किसी भी मुश्किल मंजिल को पाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर रही हैं 82 साल की पोएट पेंटर यास्मीन, जबकि उनको सिर्फ एक आंख से ही दिखता है और वो भी सिर्फ 2%। सवाल ये है कि महज 2% की दृष्टि रखने वाली यास्मीन पेंटिंग करती कैसे हैं? तो उनका जज्बा यहाँ अपना कमाल दिखाता है। इसको सोचना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। एक पेंटिंग को 2-2 महीने लग जाते हैं। और पहले मैं उसको चार्ट पेपर पे बनाती हूँ, फिर मैं उसको कैनवस पे लाती हूँ, क्योंकि कैनवस पे कुछ मिटा नहीं सकते, तो वो मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं कलर्स सोचती हूँ कि कौन से कलर्स इसमें ठीक लगेंगे। हर एक पेंटिंग आप देख लो, उसके कलर्स बहुत अच्छे होंगे। फिर कलर्स की पेंटिंग्स का ये कमाल होता है कि उनकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, टेक्निकली परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप किसी को दिखा सकते हो। यास्मीन सिर्फ पेंटर ही नहीं है, बल्कि वो कवि भी हैं। उनकी पेंटिंग की खासियत ये है कि वो अपनी हर पेंटिंग के साथ एक कविता भी लिखती हैं। मैं एक पेंटर नहीं हूँ, मैं एक पेंटर पोएट हूँ। जो मेरे मन में आता किसी चीज के लिए, वो मैं कविता में भी लगा सकती हूँ और मैं पेंटिंग में भी कर सकती हूँ, तो मैं उन दोनों को इकट्ठा दिखाती हूँ। यास्मीन 82 साल की उम्र में अपने सारे काम खुद करती हैं। वो पेंटिंग्स के साथ साथ गिटार भी बजाती हैं और गाना भी गाती हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी भी हैं। यास्मीन साहनी ने अपनी जिंदगी में काफी दुख देखे हैं। उनके पति एयरफोर्स में विंग कमांडर रह चुके हैं, जबकि बेटा नेवी में था, लेकिन आज वो अकेले हैं। लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत कम नहीं हुई है और अब तक उनकी पेंटिंग्स के 6 एग्जीबिशन लग चुके हैं। अब उन्होंने मुंबई का रुख किया है और 18 जनवरी को उनका 7वां एग्जीबिशन लगने वाला है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।